हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो देखिए भाई, आज के इस वीडियो पर हम लोग क्लास 10 साइंस का एक बेहद खास इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का है पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र का जो ये टॉपिक है, आप सभी को पता है कि इसमें चित्र भी बनाना पड़ता है और चित्र के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर भाई साहब समझने वाले हैं कि कौन कौन से हमको पॉइंट हैं जो इस टॉपिक के अंदर क्लियर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का है कि पाचन तंत्र क्या होता है, यानी कि जो मानव पाचन तंत्र है ये आखिर में क्या होता है। ठीक है, और इसमें पाचन क्रिया के जो प्रकार होते हैं उनकी बात करेंगे। फिर हम लोग पाचक रस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और मनुष्य की आहार नाल में जो पाचन क्रिया होती है ना, मनुष्य की आहार नाल में पाचन क्रिया जो होती है उसके अंतिम उत्पाद देखेंगे और पाचन क्रिया का एकदम अच्छे तरीके से वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई साहब इन सभी पॉइंटों को देखेंगे और एवरी पॉइंट आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी पॉइंट्स के जरिए ना मैं आपको पूरा पाचन तंत्र यहाँ पर क्लियर करा दूंगा और साथ में किस किस तरीके के इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे पाचन तंत्र क्या है, यानी जो मानव पाचन तंत्र होता है ये क्या होता है। ठीक है, बेसिक सा एकदम इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है या फिर कह सकते हो बेसिक सी परिभाषा लिखी हुई है जिसको समझने का प्रयास चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौगोलिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी भाई साहब जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया ना, तो ये कैसे पदार्थ होते हैं, ये भाई साहब जटिल होते हैं। स्टार्टिंग में आप सभी जानते हो कि भोजन कोई तरह मतलब कि किसी भी घुलनशील अवस्था में नहीं होता है, बहुत ही जटिल होता है। और कह सकते हो इस जटिल खाद्य पदार्थ हो या फिर जटिल अणुओं को हम लोग अपने मुंह में डालते ही क्या कर सकते हैं, इनको चबाना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से ये घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक है, तो जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है वो पाचन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन आप लोग एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब यही डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है कि पाचन किसे कहते हैं, तो आपको यही डेफिनेशन लिख करके आनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे पाचन के प्रकार, यानी पाचन किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे पाचन के प्रकार। तो देखिए पाचन के प्रकार में आप क्या लिखेंगे कि भोजन का जो पाचन होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, तो भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यांत्रिकी पाचन होता है या फिर यांत्रिक पाचन, और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। ठीक है, तो पहला अगर मैं बात करूं क्या होता है, तो पहला होता है यांत्रिक पाचन, पहला होता है यांत्रिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। ठीक है, रासायनिक पाचन। अब इन दोनों की क्रियाओं, ठीक है, जैसे कि आपका जो रासायनिक यांत्रिक पाचन होता है और जो आपका रासायनिक पाचन होता है वो किस किस तरीके से होता है उसको हम डिटेल से एकदम समझने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग अपने नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट कह सकते हो जो ई बुक होती हैं जिसमें आपके संपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यांत्रिक पाचन हमारा होता क्या है, तो देखिए भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे खिसक जाता है, इसी को हम लोग यांत्रिक पाचन कहते हैं। बेसिकली अगर जैसे कि समझाने का प्रयास करते हैं तो जैसे कि जो आपका भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, मतलब ना तो उसमें आपका कोई ऐसी क्रिया होती है जिसमें उसके संग कोई भी दूसरा पदार्थ मिलता है, मतलब ये चीज़ हटा दो केवल, मतलब जो भोजन होता है या फिर कह सकते हो जो हमारा भोजन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरंतर जाता रहता है ना, यही मेनली यांत्रिकी पाचन होता है। अगर भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है
तो केवल और केवल रासायनिक पाचन के द्वारा हमारी पाचन क्रिया संपूर्ण नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पाचन क्रिया के लिए दोनों क्रियाएं होना जरूरी है, यांत्रिक पाचन क्रिया और रासायनिक पाचन क्रिया, तभी जाकर के पाचन क्रिया जो होती है पूरी संपूर्ण समाप्त होती है। तो यांत्रिक पाचन में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग भोजन को चबाते हैं ना कहीं जब हम लोग भोजन को चला रहे हैं, अपने मुंह को भोजन को चबा रहे हैं, अपने मुंह को चला रहे हैं, तो ये यांत्रिक पाचन होता है। ठीक है, और हमारा भोजन मुंह से आमाशय में खिसक जाता है या फिर चला जाता है, तो ये यांत्रिक पाचन होता है। ठीक है, और आहार नाल में जो क्रमाकुंचन की गति होती है ना, कह सकते हो क्रमाकुंचन कहते हो, जिसको सिकुड़ना और फूलना बोलते हैं। ठीक है, जिसको सिकुड़ना और फूलना बोलते हैं। तो आहार नाल में सिकुड़ना और फूलना होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब हम बात करेंगे रासायनिक पाचन के बारे में कि भाई साहब हमारा जो है रासायनिक पाचन वो क्या होता है और वहां पर कौन सी क्रिया होती है। तो चलिए समझते हैं। देखिए भाई साहब, आपने जब यांत्रिक पाचन समझा था तो वहां पर आपने एक चीज समझी थी कि केवल और केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन जाना, या फिर हम अपने मुंह को चलाते हैं तो भोजन क्या होता है, पिस जाता है, तो वो तो यांत्रिक पाचन होता है। लेकिन रासायनिक पाचन का पाचन की क्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस बात को आप लोग याद रखना, और रासायनिक पाचन ही अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप रासायनिक पाचन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो हमारा रासायनिक पाचन है, तो इसमें आप लिखने का प्रयास करेंगे कि पाचक एंजाइम। ठीक है, पाचक एंजाइम जो होते हैं, अब देखिए पाचक एंजाइम क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप जब घर में कभी भी तेल वगैरह कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि सब्जी वगैरह कुछ बनाते हैं, तो सब्जी में हम बहुत सारे ऐसे जैसे तेल वगैरह डाल देते हैं या फिर खट्टी कोई चीज़ डाल देते हैं, जिससे कि जो कह सकते हो जो सब्जी होती है बहुत अच्छी टेस्टी हो जाती है ना। उसी तरीके से कह सकते हो हमारे एंजाइम होते हैं, जो कि जो हमारा भोजन होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम मिल जाते हैं, तो भोजन कह सकते हो कैसा हो जाता है कि उसका कलर दूसरे तरीके का हो जाता है। जैसे जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जब पेट में पहुंचता है तो वो दूसरे रंग का भोजन हो जाता है। जैसा कि आपको उत्सर्जन की जब आप क्रिया करते हैं तो आपको देखने को पता चलता होगा कि भोजन हमारा किस तरीके का हर बार निकलता है। ठीक है, तो वैसे ही जो पाचक एंजाइम होते हैं रासायनिक कह सकते हो कि पाचन की क्रिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पाचक एंजाइम जटिल व अघुलनशील भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। देखो हम जब मुंह की बात करते हैं तो मुंह में हमारे दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बात करेंगे कौन से वो दो एंजाइम होते हैं जो कि हमारे लार में, जो हमारी लार होती है तो वहाँ पर हमारे दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन को लेई जैसा कर देते हैं। जटिल भोजन होता है ना, कह सकते हो भोजन के जो अणु होते हैं कुछ इस तरीके से जटिल होते हैं। ठीक है, कह सकते हो। अब इन अणुओं को कुछ इस तरीके से, है ना, एकदम महीन अणुओं में हमारे जो लार होती है, लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, कह सकते हो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। तो बेसिकली पाचक रस हमारे कौन कौन से होते हैं, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भोजन के पाचन में लार जो होती है, ठीक है, जठर रस, पित्त रस यानी लार होती है। ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जठर रस होता है, पित्त रस होता है, ठीक है, अग्नाशयिक रस होता है और यांत्रिकी रस होता है, यांत्रिय रस होता है जो कि भाग लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी कह सकते हो कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये इन सभी एंजाइम की वजह से जो पाचन क्रिया है काफ़ी जल्दी हो पाती है। ठीक है, तो पाचक रस ये हमारे होते हैं जिनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, जिस फिगर को आप लोगों को एवरी क्वेश्चन में कह सकते हो, जब भी पाचन का कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे कह दे कि पाचन क्रिया से संबंधित फिगर का संरचनात्मक संरचना बनाइए और इसके प्रत्येक भागों का वर्णन कीजिए, तो ये वाला फिगर आपको अपने पाचन की क्रिया के लिए हर बार बना करके आना है। और इसमें किस किस तरीके से पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, समाप्त होती है, वो सब कुछ यहाँ बताने का प्रयास और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा भोजन होता है सबसे पहले ये हमारे मुख में यानी मुंह में जाता है, जहाँ से सबसे पहले इसकी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले कहाँ से पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, तो मुंह से स्टार्ट होती है, यानी कि हमारे जो मुख गुहा होता है वहाँ से हमारी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जैसे हम भोजन को चबाते रहते भोजन हमारा लेई जैसा होता रहता है, वो धीरे धीरे ग्रसिका, जिसको हम लोग ग्रास नली भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये ग्रसिका है, वैसे इसको हम ग्रास नली भी बोलते हैं। तो इस ग्रास नली के द्वारा भोजन हमारा कह सकते हो कि आमाशय यानी कि
जो कि हमारा पेट होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। आमाशय मतलब कि जो हमारा पेट होता है वहाँ पर दूसरी बार, यानी दूसरा जो भोजन होता है दूसरी बार कहाँ आ जाता है, आमाशय में आ जाता है, ठीक है, ग्रास नली से होते हुए। इसके बाद जो भोजन होता है इसका अत्यधिक कह सकते हो जो पाचन होता है आमाशय में ही हो जाता है। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत पाचन होना होता है इसका, ठीक है, वो कह सकते हो कि अग्नाशयिक रस के द्वारा होते हुए और ये क्षुदांत्र में चला जाता है। और इसके द्वारा जो आप लोगों का यहाँ पर देखिए बृहदान्त्र दे रखा है, फिर यहाँ पर आपका भोजन आ जाता है और इसके जरिए बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली मेन जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, आमाशय में होती है और मुंह से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फिगर को आप कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको पूरी पाचन क्रिया जो मैं लिख के लाया हूँ उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इस फिगर को आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस फिगर को मैं आपको अभी और समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो मैं थ्योरी लिख के लाया हूँ पाचन क्रिया की उसको आप समझेंगे और उसको आप नोट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे आहार नाल के विभिन्न भाग में पाचन की क्रिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आहार नाल क्यों कहा, तो इस बात को समझने का प्रयास करना। तो देखिए आहार नाल का मतलब होता है कि वे सभी अंग जो कि पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हमारे सभी आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। वो फिर आपका मुंह हो जाए यानी मुख गुहा हो जाए, या फिर ग्रास नली हो जाए, या फिर आमाशय हो जाए, या फिर क्षुदांत्र हो जाए, तो सारी चीज़ें आपकी आमाशय या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग कह सकते हो आहार नाल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आहार नाल के अंतर्गत जो विभिन्न भागों में पाचन क्रिया होती है उसको समझेंगे और इसको नोट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मुख गुहा में पाचन, यानी हमारे मुंह के अंदर किस तरीके से पाचन की क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ नोट करिएगा कि मुख गुहा में उपस्थित दांतों से भोजन को चबा चबा कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, है ना। जो मतलब जो हमारे दांत होते हैं ये स्पेशली भोजन को चबा चबा कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जो कि कह सकते हो जटिल व कठिन अणुओं में होते हैं। लेकिन दांतों के जरिए और आपके जो मुंह में एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर, उस दोनों को मिला करके यानी दांत और एंजाइम उन दोनों से क्रिया करने के बाद जो आपका भोजन होता है सरल अणुओं में टूट जाता है। तथा भोजन लार में उपस्थित, ठीक है, जो भोजन होता है लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, हमने अभी आपको बताया था कि लार के अंदर आपके दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। तो वो दो एंजाइम आपके होते हैं टाइलिन एंजाइम व दूसरा होता है सलाइवरी एंजाइम, ठीक है, सलाइवेरी एंजाइम। अब देखिए ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं कि भोजन को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे कि भोजन हमारा लिसा हो जाता है और भोजन लिसा हो करके ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और एक बार और याद रख लेना कि अगर ये दोनों एंजाइम ना होते ना तो पाचन क्रिया बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप कभी कभी देखते हो कि जो आपका भोजन होता है पेट के अंदर नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पर आपके लार की कमी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हम लोगों का है आमाशय में पाचन, जिसको हम लोगों ने अभी फिगर के अंदर समझा था कि दूसरे नंबर पर हम आमाशय में पाचन समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे कि आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन, ठीक है। तो आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन के कारण भोजन पिसता रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा, जैसे कि जो आटा वाली चक्की होती है ना, जैसे कि चलती रहती तो मतलब जो आटा होता पिसता रहता है। कहीं ना कहीं ऐसी ही गति, मतलब इतनी तेज गति तो नहीं होती है लेकिन कुछ ऐसी ही गति हमारे कह सकते हो कि आमाशय के अंदर होती है, जिससे कि भोजन जो होता है मतलब बिल्कुल पूरे ही सरल अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। हालांकि मुंह से जब ये आमाशय में आता है तो काफ़ी जटिल अणुओं में होता है, लेकिन जैसे ही ये आपके आमाशय में पहुंचता है वहां पर क्रमाकुंचन की गति के कारण ये बिल्कुल महीन अणुओं में टूट जाता है। साथ ही जठर ग्रंथियों से निकलने वाला जो जठर रस होता है, ठीक है, तो जठर ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे भोजन से मिल जाता है ना। और जठर रस में नमक के अम्ल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त प्रोपेप्सिन तथा प्रोनेनिन नामक एंजाइम होते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे जठर रस से दो प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जठर रस से,
ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है जो कि एंजाइम होते हैं। एक तो एंजाइम पाया जाता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो एंजाइम होते हैं जठर रस के अंदर, जैसे जो पेप्सिन एंजाइम निकलता है और जो प्रोनिनिन एंजाइम होता है, इन दोनों के ज़रिए हमारा जो भोजन होता है और भी ज़्यादा सरल अणुओं में टूट जाता है, या फिर कह सकते हो कि इन एंजाइम के ज़रिए हमारे भोजन का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो भी हमारा भोजन हमने खाया था उसका कलर जो चेंज होता है ना, ये पेप्सिन और प्रोनेनिन नामक एंजाइम के ज़रिए चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए और आप नोट करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा होता है जठर रस के निकलता है, जो कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, ये एक ऐसा माध्यम तैयार करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। अब आपका भोजन पेट में अगर सड़ जाता है ना, तो फिर वो आपके लिए कोई भी उपयोगी नहीं रहता है, मतलब उससे जो भी हमारे शरीर से मिलने वाले जरूरी पदार्थ होते हैं, जरूरी अणु होते हैं, वो हमको नहीं मिल पाते हैं यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम होने से भोजन सड़ जाता है, जिससे हमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं। साथ ही यह भोजन के साथ आई बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे भोजन के साथ बैक्टीरिया आती है उसको भी नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ मिलकर पेप्सिन में बदल जाता है ना, ये प्रोपेप्सिन के अम्ल के साथ मिलकर के पेप्सिन में बदल जाता है और भोजन के प्रोटीन पर क्रिया करता है। यानी भोजन में जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं उनको निकालने की कोशिश करता है, निकाल करके आपके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग कि प्रोनेनिन, ठीक है, जो हमारा प्रोरेनिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है, ये रेनिन में बदल करके दूध को फाड़ करके उनके प्रोटीन को अलग करता है। जैसे कि हम लोग दूध वाली कोई चीज़ें खाते हैं, ठीक है, दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो ऐसी चीज़ों में हमारा जो प्रोनिनिन नामक एंजाइम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी चीज़ों से, जैसे दूध की कोई चीज़ अगर आपने खा ली है ना, दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने खा ली, तो वहाँ पर जो प्रोटीन को अलग करता है ना, वो प्रोनेनिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ से लगाकर जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अगर PDF वगैरह चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और आगे आपको क्या लिखना है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें आगे आप लिखेंगे कि उपर्युक्त प्रक्रियाओं के कारण, यानी बहुत सारी प्रक्रियाओं के कारण जो भोजन हमारा होता है वो भूरे रंग की लेई, ठीक है, भूरे रंग की लेई के रूप में बदल जाता है, और जिसे हम लोग काइम कहते हैं। यानी बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा आमाशय में जब ये पहुंचता है तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। फिर उन प्रक्रियाओं के द्वारा हमारा भोजन भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब यह काइम ग्रहणी में पहुंचता है। ठीक है, अब ये जो हमारा भोजन होता है जिसको हम लोग अब काइम बोलते हैं, ठीक है, जब ये हमारा भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है ना, तब हम लोग इसको क्या बोलने लगते हैं, काइम बोलने लगते हैं। तो ये हमारा जो काइम होता है ना, जो कि भोजन से भूरे रंग में जब बदलता है तो उसको काइम बोलने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा जब भोजन भूरे रंग का हो जाएगा तो भैया काइम बोलेंगे, और इस काइम को ग्रहण, फिर ये जो काइम होता है आमाशय में, आमाशय से कहाँ पहुँच जाता है, ग्रहणी में पहुँच जाता है। अब देखिए ग्रहणी में किस तरीके से पाचन होता है, तो चलिए बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि ग्रहणी में पाचन। अब ग्रहणी में पाचन कैसे होता है, तो ग्रहणी में काइम जो होता है पहले पित्त रस तथा बाद में अग्नाशयी रस से मिलता है। ठीक है, पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है। इसके अलावा जो भोजन की अम्लीयता को दूर करता है, क्योंकि वहाँ अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन के साथ मिला रहता है और भोजन हमारा अम्लीय होता है। लेकिन हमारा जो कह सकते हो अग्नाशयी रस होता है, जो कि हमारा पित्त ग्रहणी में पाया जाता है, ये क्षारीय होता है। और ये जो काइम होता है ना, काइम जो कि हमारा भूरे रंग का हो चुका होता है, उसमें क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीयता को दूर कर देता है आपका अग्नाशयी रस, जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, अग्नाशयी रस जो होता है, अग्नाशयी रस के कुछ प्रो एंजाइम होते हैं जो कि इसको क्रियाशील अवस्था में बदल देते हैं, यानी कि इसको अब पूरी तरीके से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो कौन से हमारे दो एंजाइम होते हैं जो कि अग्नाशयिक रस में पाए जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलोप्सिन, तीसरा होता है स्टिएप्सिन। ठीक है, अब इन तीनों के क्या क्या कार्य होते हैं तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रिप्सिन क्या करता है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला, तो ये शेष अधबचे प्रोटीन तथा
पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, जो हमारा एमाइलोप्सिन होता है ये विभिन्न प्रकार की शर्कराओं, ठीक है, और मंड को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, जो हमारी विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती हैं, है ना, और जो मंड होते हैं इनको हमारा ग्लूकोज में बदल देता है एमाइलोप्सिन। इसके अगर बात करें स्टिएप्सिन की, तो वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, और ग्रहणी में अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है। शेष पाचन जो होता है क्षुदांत्र में पूरा होता है। क्षुदांत्र में शेष पाचन की क्रिया पूरी होती है। तो चलिए लास्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से क्षुदांत्र में पाचन, जिसको हम समझने वाले हैं। चलिए यहाँ पर आप हेडिंग लगाएंगे कि क्षुदांत्र में पाचन, और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप जब ये हेडिंग लगा लेंगे फिर आप लिखेंगे कि क्षुदांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबा एक अधिकतम कुंडलित नली होती है। ठीक है, ये 7.5 मीटर लंबी एक कह सकते हो अधिकतम लंबी एक नली होती है, जिसको हम लोग आंतें बोलते हैं ना, जिसको हम लोग आंतें, ठीक है, आंत जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंत। तो बेसिकली वो क्षुदांत्र होते हैं। ठीक है, तो ये 7.5 मीटर लंबी एक अधिकतम कुंडलित नली होती है। यह यकृत व अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, जो आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुदांत्र के निचले भाग में पहुंचता है। ठीक है, जब आंशिक रूप से जो पचा हुआ जो भोजन होता है जब क्षुदांत्र में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो जहां पर जो आपका आंत रस होता है, जो कि आंत में पाया जाता है, आंत रस, ठीक है, आंत रस, और आंत रस से पूरी की पूरी पाचन क्रिया जो रह जाती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, कह सकते हो पूरी कंप्लीट हो जाती है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा जो पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है। इतना ही केवल पाचन के अंदर आपको लिख के आना है। इसके अलावा पाचन के कुछ अंतिम उत्पाद होते हैं पाचन क्रिया के, जिसमें आप देख सकते हो आप क्या लिखेंगे। तो आप लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और क्लैक्टोज, है ना, और प्रोटीन के लिए अगर हम बात करें, प्रोटीन के लिए अगर हम बात करें तो एमिनो अम्ल और वसा के लिए एमिनो अम्ल होना चाहिए, है ना, और वसा के लिए अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल। ये सारी चीज़ें हमारी अंतिम उत्पाद होती हैं। ठीक है, और पाचन क्रिया के अंतिम उत्पाद हैं जो शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ऊर्जा उत्पादन, ऊतक निर्माण और शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पाचन क्रिया के अंतिम उत्पाद आप नोट कर सकते हो, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट थी भाई डियर स्टूडेंट, वो हम लोगों की क्या थी, पाचन तंत्र क्या होता है समझना, ठीक है, इसके चित्र को समझना, है ना, जो मैंने आपको समझाया। पाचन क्रिया किस तरीके से होती है, इसके प्रकार, ठीक है, पाचक रस कौन कौन से होते हैं, और मनुष्य में पाचन क्रिया किस किन भागों से होती है और कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जिस चीज़ों को हमने एकदम अच्छे तरीके से समझा। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं कि पाचन से यानी पाचन टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो यकृत के कार्य होते हैं इनका वर्णन कीजिए मानव पाचन तंत्र का चित्र बना करके। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यकृत के कार्य कहाँ से ढूंढेंगे भैया, तो आप कहीं से ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप ढूंढना कैसे है। चलिए इसके बाद अगर हम सेकेंड, थर्ड और 4 नंबर प्रश्नों की बात करें, जो कि स्पेशली 4 तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में मानव पाचन तंत्र से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा तरीका है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय और क्षुधांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। और अधिकतर इस टाइप से ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो कि सेकंड नंबर है। तीसरा नंबर है कि पाचन से तात्पर्य क्या होता है बताइएगा। इसमें कौन कौन से पाचक रस होते हैं बताइएगा जो कि भाग लेते हैं। बचे हुए भोजन के अवशोषण तथा स्वांगीकरण की क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, 4 नंबर है कि पाचन क्रिया के अंतिम उत्पाद क्या हैं लिखिएगा। तो बेसिकली देखिए, अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता तो देखिए जितना मैंने आपको बताया है उतने में केवल आप चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर में यदि क्वेश्चन आता तो चित्र बना दीजिएगा, प्लस में आप पाचन क्या होता है, ठीक है, वो बता दीजिएगा। इसके बाद पाचन की क्रिया किन किन भागों से होती है ना, भागों से होती है वो आप बता दीजिएगा। यदि क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो जो मैंने संपूर्ण टॉपिक आपको समझाया है ना, ये संपूर्ण टॉपिक आपको
6 नंबर के प्रश्नों में लिख करके आना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप सभी को F24 क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यदि आपको बेहतर हैंड रिटन नोट्स लेनी है एवरी सब्जेक्ट की तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।